बहुत दिनों से मैं अपनी गीता मौसी के घर नहीं गया हूँ। वे मेरी 3 मौसियों में सबसे अच्छी मौसी हैं। उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि वे एक अच्छी दार्शनिक हैं। जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो वे मुझे सलाह देकर मेरी मदद करती हैं। वे ही थीं जो मेरे जीवन के हर पल में थीं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब वे अपने पति के साथ एक नई जगह पर बस गई हैं। उनके पति कभी कभी किसी नई जगह पर तबादला करवा लेते हैं। यह मेरे घर से सिर्फ 700 मील दूर है। यह मेरा पहला मौसी के नए घर में जाने का मौका था। मैं उन्हें देखकर और भी ज्यादा उत्साहित था। मैं अपनी कार में अपनी मौसी के घर जा रहा था, तब वहाँ बहुत ठंड थी। ठंडी हवाएं हवा में छिपी हुई थीं, जो उन्हें ठंड का गुलाम बना रही थीं। लगभग 12:30 बज रहे थे। मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए युवतियों को देखा। वो पीछे से बहुत हॉट और खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी कार उसके ठीक बगल में रोकी, क्योंकि मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। मैंने उसे बुलाया। वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। उसका चेहरा इतना शानदार था जितना मैंने कभी नहीं देखा था। पहली नज़र में ही उसने अपने जादुई आकर्षण से मेरा दिल जीत लिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। उसके शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं थे। उसने सिर्फ लाल रंग का एक गाउन पहना हुआ था जो उसके कंधों से थोड़ा फटा हुआ था। स्वाभाविकता को देखते हुए हमारी बातचीत अजीब तरह से संकोचपूर्ण थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसे रात में घूमने की हिम्मत कैसे हुई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या आप कुनाई जा सकते हैं? अरे, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने बताया। मैंने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वह जगह पता हो तो मैं तुम्हें कुनाई दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसने सहमति जताई। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह बैठी, उसकी खुशबू ने कार के अंदर के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। मैंने उसे एक नज़र देखा। वह काफ़ी गंभीर लग रही थी, या फिर यह उसका रवैया हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इतनी रात को तुम क्या कर रहे थे? मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैं दूसरे गांव से आ रही थी, जहां मेरे चाचा रहते हैं। मैं उनसे सप्ताह में 2 बार मिलने जाती हूँ। आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा और आंखें घुमाईं। संक्षिप्त परिचय के बाद मैं उसे जान गई। उसका नाम श्रुति था। वो एक किसान की बेटी थी, जो साहूकारों के बुरे चंगुल में था। पिछले साल भारी बारिश के कारण उसके पिता की फसलें नष्ट हो गई थीं, इसलिए वह पैसे वापस नहीं कर सकता था। भारतीय किसानों की यही स्थिति है। आखिर सरकार क्या कर रही है? मैंने सोचा। मैंने पाया कि हम दोनों की सोच एक जैसी थी, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती थी। मानो हमारे बीच एक तरह का संबंध था। वह एक बिल्कुल अलग महिला थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शीशे से झांकती चांद की किरणें उसकी खूबसूरती की प्रशंसा कर रही थीं। उसकी काली खूबसूरत पुतली चांद की रोशनी में चमक रही थी और मुझे उसे हमेशा के लिए देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके कुछ लंबे बाल उसकी आंखों को चूमने के लिए तरस रहे थे और कुछ उसके कॉलर बोन पर लटक रहे थे। मुझे नहीं पता कि हम कितनी जल्दी उस जगह पर पहुंच गए, या शायद मुझे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। वह मेरा सबसे खूबसूरत पल था जिसे मैं फिर से जीना चाहता था। वह कार से उतरी और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जब वह गांव की ओर जा रही थी, तो मैंने देखा कि वह बाहर ठंडी हवा के कारण कांप रही थी। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे उसे ठंड से बचाने के लिए कह रहा था, और इसलिए मैं उसके पास चला गया। मैंने अपना स्वेटर खोला और उसे उससे ढक दिया। वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें कह रही थीं कि थोड़ी देर उसके साथ चलो। मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए कुछ क्यों महसूस कर रहा था, और वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं ले सकती, उसने मेरी आंखों में चमकते हुए कहा। इसे अपने पास रखो, सृष्टि, ठंड है। वैसे मैं कार से यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा और कार की ओर बढ़ गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने पाया कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कार के इंजन की जांच की, लेकिन कोई खराबी नहीं दिखी। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन व्यर्थ।
मैंने देखा कि सृष्टि उस समय से खड़ी होकर देख रही थी। मुझे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं आज यहीं रहूं, मैंने कहा और मुस्कुराया। पहली बार वह मुस्कुराए। यह आश्चर्यजनक था। हम साथ साथ उसके घर गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह अपने घर में किसी अजनबी को कैसे आमंत्रित कर सकती है। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने कहा, कभी कभी लोगों को देखकर हम कह सकते हैं कि वे अच्छे या बुरे हैं। मैंने उसे टोका, तो अगर तुम अपने विचार में गलत हो तो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लोगों को परखने में कभी विफल नहीं होती। उसके चेहरे पर इस बात को लेकर बहुत आत्मविश्वास था। उसने मुझे अपने माता पिता से मिलवाया। उसके माता पिता काफी विनम्र थे और मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह अजीब था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मैं नए लोगों से मिला, नई संस्कृति सीखी और भारत में गांव की स्थिति के बारे में जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। वह थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल महिला लगती है, लेकिन आप इस तथ्य को जानते हैं कि जो लोग थोड़े से गुस्से में होते हैं वे प्यार की तलाश करने वाले व्यक्ति होते हैं। वे कभी भी अपने चेहरे पर अपनी भावना नहीं आने देते, लेकिन अंदर से वे प्यार के लिए मरते हैं। अगली सुबह मैं ताज़ी हवा के लिए खेतों में गया। अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैं डर गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह सृष्टि थी। वह हंसने लगी। यहाँ तक कि सुबह में भी आपको डर लगता है कि कहीं कोई आपको अचानक पकड़ न ले, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा। तो आज आप मुझे अपना गांव दिखाएंगे या मैं घर जाऊं? मैंने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें अपना गांव दिखाने का वादा किया था, उसने बताया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे ये गांव देखना पसंद है, बल्कि मैं उस सबसे खूबसूरत लड़की के साथ समय बिताना चाहता था जिसे मैंने कभी देखा था। जल्द ही हम गांव देखने के लिए निकल पड़े। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। इसमें प्रशंसा करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि इसकी साधारण सुंदरता ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे प्रभावशाली चीज ढालका झील थी, जो गांव के उत्तर पूर्व की ओर स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। मैंने पाया कि शाम के समय झील ज्यादा खूबसूरत लगती है। जहां तक मैं देख सकता था, हर तरफ हरी भरी घास फैली हुई थी और आसमान में सुनहरी किरणें पड़ रही थीं, जो सूर्यास्त का आभास दे रही थीं। हम पुल के बीच में खड़े थे, जिससे नज़ारा और भी साफ और सराहनीय लग रहा था। मैंने सोचा कि प्राकृतिक सुंदरता के बजाय कुछ और था जो मेरे विचारों और दिल को घेरे हुए था। ये वही थी। उसका हर एक इशारा मुझे आकर्षित कर रहा था। सच कहूं तो मैं उसके साथ हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा उसके प्यार में पड़ रहा था। किसी का दिल चुराने के लिए उसकी एक मुस्कान ही काफी थी। हम वहीं खड़े रहे और अंधेरा होने तक बातें करते रहे। गांव में बोर होने के बावजूद ऐसा लगता है कि मैंने पहले से कहीं ज्यादा मजा लिया। शायद ये सृष्टि थी जिसके साथ मुझे स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। इसके अलावा मुझे हमेशा से ही गांव के प्रति एक बुरा एहसास रहा है, जैसे कि इस गांव में कुछ गड़बड़ है। बेशक वे एक अजनबी के साथ बहुत दोस्ताना थे, जिससे मेरा शक और भी बढ़ता गया। हालांकि सृष्टि के साथ सब कुछ ठीक लगता है। उसने जो भी शब्द बोले वे मेरे दिल से चिपक गए हैं। यह इतनी तेजी से हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब प्यार में पड़ गए। तारांकन ये 5वां दिन था। मैं और सृष्टि एक दूसरे के गहरे विचारों में खोए हुए थे। हम झील के पास बैठे थे और अपने पैरों को पानी में डुबो रहे थे। क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि मैं मर चुका हूँ? उसने कहा और मेरी तरफ देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कुछ अटक गया हो। ये कैसा प्रश्न है सृष्टि? मैंने झल्लाकर कहा और घूर कर देखा। बस पूछ रही हूँ, आराम से रहो, उसने कहा और मुस्कुरा दी। हालांकि मुझे उसके सवाल में कुछ अजीब लगा। तुमने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? मैंने जिज्ञासावश पूछा और जानना चाहा कि उसका उत्तर क्या होगा। मैं बस जानना चाहती थी, वो हकलाते हुए बोली। आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने फिर से पूछा।
मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं। उसने कहा और मासूमियत से मेरी ओर देखा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने कहा, नहीं। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? मैंने कहा। मैंने उसे अपने करीब आने को कहा। वह झिझकते हुए मेरे करीब आई। मैंने उसके होठों को चूमा और उसके कानों में फुसफुसाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज चुका दूंगा। उसने मुझे गले लगाया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह चुपचाप रो रही थी। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसके आंसू पोंछे। तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूँ कि मेरी सृष्टि फूल की तरह खिले। मैंने कहा। वह मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे उसके साथ बिताया हर पल हीरे से भी कीमती था। जब तुम मुझे अपने हाथों से थामते हो और मुझे भरोसा दिलाते हो कि तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद हो, तो मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसने स्वीकार किया और अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया। मैंने अपने हाथों को उसके ऊपर लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं हमेशा यही कामना करती थी कि वह हर दिन मेरे पास आए और मुझे दिलासा दे, जैसा उसने आज किया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शब्दों की धारा ने मेरे कठोर नियंत्रण को छीन लिया और मैं गाना शुरू कर दिया। हर मिनट हर सेकंड मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। दिन बीतते गए और मुझे उड़ने दिया। दिन को शानदार बनाने के लिए फूलों की खुशबू और चांद की चमक, जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। फिर भी मेरी आंखें चुप बैठी थीं, तुम्हारे जैसे कौन को देखने के लिए। वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें मुझसे बातें कर रही थीं। मानो वो मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मानो उसकी आंखों से सितारे चमक नहीं रहे थे। ये गाना बहुत मधुर है, लोकेश, वह मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारे मुस्कुराने से ज्यादा नहीं, मैंने कहा और उसके माथे पर एक चुंबन दे दिया। जल्द ही हमारी बातचीत हमारे सपनों और उद्देश्यों पर आ गई। उसने बताया कि वह हमेशा किस तरह की जिंदगी जीने का सपना देखती थी। एक दर्द था जिससे वह हमेशा जूझती रहती थी। उसने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ साफ था। मैंने उससे पूछने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा लगा कि पूछने का ये सही समय नहीं था। कुछ और मिनट बिताने के बाद हम घर से निकल गए। तारांकन तारांकन, मैंने ये देखने के लिए इंजन खोला कि इस कार में आखिर क्या है। मैंने इस कार में क्या समस्या है, ये जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं समय बर्बाद कर रहा था। मुझे लगा कि सृष्टि खड़ी होकर मुझे देख रही है। आखिरकार मैंने हार मान ली और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कार के बारे में कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा, तुम कार स्टार्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? और मुस्कुरा दी। मेरी ऊर्जा वापस लाने के लिए उसे बस मुस्कुराहट की जरूरत थी। मैं कार में चढ़ गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और पहली कोशिश में ही वह स्टार्ट हो गई। मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। मैंने उसे कार में बैठने के लिए कहा। उसने पहले मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने कार को गांव तक चलाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें बहुत तेजी से गांव दिखाऊं, मैंने कहा और उसकी तरफ आंख मारी। मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। जब हमारे प्रियजन खुश होते हैं तो हमें हमेशा खुशी महसूस होती है। वे जितने खुश होंगे, हम उतने ही खुश रहेंगे। और यही मानवीय भावनाएं हैं। गांव दिखाने के बाद अब अलविदा कहने का समय आ गया था। कितना अजीब है यह मीठा कड़वा एहसास। हर दिन की सुबह होती है और रात होती है, वैसे ही हर जीवन की मीठी और कड़वी यादें भी होती हैं। यह अपरिहार्य है, किसी न किसी दिन हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपनी मौसी के घर चला गया। आखिरकार मैं अपनी मौसी के घर पहुंच गया। यात्रा काफी अच्छी और अप्रत्याशित थी। मैंने सृष्टि से वादा किया कि मैं उसके लिए फिर से आऊंगा। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुझे नहाकर आराम करने को कहा, क्योंकि सोने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मौसी बिस्तर की चादरें तह करके अलमारी में रख रही थीं। उसने मुझे देखा। अरे, तुम जाग गए। क्या तुम चाय पीना चाहोगे? उसने कहा।
जरूर, मैंने जवाब दिया और बिस्तर से उठकर नहाने चला गया। यात्रा कैसी रही, मेरे छोटे चैंपियन? उसने पूछा और चाय की चुस्की ली। यह मेरे जीवन की बहुत ही शानदार यात्रा थी। मैंने उत्साह से कहा, ये यात्रा इतनी शानदार क्यों है? उसने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैंने जानबूझकर कहा। ये सुनकर वह हैरान रह गई और मुझे भी यही उम्मीद थी। उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। शायद उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। कैसे? वो बस इतना ही कह पाए। मैंने अपनी प्रेम कहानियां सुनाई। मेरी कहानी सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, यह असंभव है। असंभव से आपका क्या मतलब है? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कहा, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, वह अस्तित्व में ही नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? फिर मैं 7 दिन कैसे बिता सकता हूँ? मैंने दावा किया। ये सच है लोकेश, गांव का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत समय पहले पूरा गांव जल गया था और गांव के सभी लोग मर गए थे। जो लोग गांव छोड़कर भाग गए थे, वे भी मर गए थे। आज तक किसी को नहीं पता कि यह कैसे हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे एक प्रेम कहानी थी। मैंने कहा, एक प्रेम कहानी? हाँ, गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ प्रेम विवाह के खिलाफ थे। हालांकि सृष्टि नाम की एक लड़की दूसरे गांव में रहने वाले एक आदमी से प्यार करती है। उसका नाम अमर था। वे हर दिन एक झील के पास मिलते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसने आगे कहा, वे दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे और एक कमरे में बंद थे। लेकिन वे दोनों वहां से भागने में सफल रहे। एक को भागते हुए पाया गया और वह उनके पीछे भागा। उसने अमर पर कॉकटेल फेंका और वह गिर गया। सृष्टि ने आग बुझाने की कोशिश की तो पीछे से आए आदमी ने उसके सिर पर वार किया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह उठी तो उसने खुद को अपने माता पिता के कमरे में बंद पाया। उसे एहसास हुआ कि वह अमर की रक्षा करने में विफल रही। वो खूब रोई। उसने पूरे गांव से बदला लेने की सोची। उसने दिखावा किया कि वह सब कुछ भूल गई है, लेकिन उसके अंदर पूरे गांव को मार डालने की नफरत भरी हुई थी। वह सोच रही थी कि उसकी गलती क्या थी। उन्होंने उसके प्यार को क्यों मारा? कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सवाल का जवाब दे सके। एक रात उसे मौका मिला और उसने अपना गांव जला दिया। सिवाय वह रुक गई। सिवाय किसके? मैंने जिज्ञासावश उससे पूछा। अपने माता पिता को छोड़कर। उसने तो खुद को भी मार डाला। उसने कहा। उसके माता पिता का क्या? मैंने झल्लाकर पूछा। कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वे मर गए, कुछ कहते हैं कि वे गांव छोड़कर चले गए। उसने जवाब दिया। कुछ देर के लिए मेरा दिल रुक गया। मैं सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे? क्या मैंने जो कुछ भी देखा वह एक सपना था? क्या वह सच में मुझसे प्यार करती है? अब मुझे समझ में आया कि उसके चेहरे पर हमेशा जो दर्द दिखता था, वह क्या था। अगले दिन मैंने फिर से उस जगह जाने का फैसला किया। जब मैं फिर से उस जगह गया तो पाया कि वहाँ कोई गांव नहीं था। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैं अपनी कार की ओर मुड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया है। मैं डर से ज्यादा डरा हुआ था। मैं बिना पीछे देखे अपनी कार की ओर भागा। किसी ने कहा, आखिरी बार बात नहीं करना चाहते, लोकेश? मैंने पीछे देखा तो पाया कि वह सृष्टि थी। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे पता है कि तुम ये जानकर डर गए होगे कि मैं भूत हूँ, लेकिन जो कुछ भी तुमने और मैंने महसूस किया वह सच में प्यार था। मुझे पता है कि यह असंभव है। एक मरा हुआ व्यक्ति किसी से कैसे प्यार कर सकता है? तुम्हें पता है, अमर भी तुम्हारे जैसा ही था। जिस तरह से तुम बात करते हो, जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो और बहुत सी चीजें एक जैसी थीं। उसने स्वीकार किया। अब मैं क्या करूं? तुमसे मिलने के बाद हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोचता रहा, लेकिन मैंने कहा, मेरे सपने हमेशा के लिए टूट गए। वह मेरे पास आए और बोली, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी लालची थी कि मैंने नहीं देखा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम पर क्या गुजरेगी।
मैं क्या कर सकती थी, मैं असहाय थी, प्यार की प्यास मेरी भावनाओं पर हावी हो गई थी, उसने स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मुझे ऊपर से एक रोशनी आती दिखाई दी। मुझे अब जाना होगा, उसने कहा और मुझे गले लगा लिया। उसने आगे कहा, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे दिलासा देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा और धीरे धीरे उसका शरीर छोटे प्रकाश कण में बदल रहा था जो ऊपर की ओर उड़ रहा था। हर मिनट हर सेकंड मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। दिन बीतता गया और मुझे उड़ने दिया। दिन को बेहतरीन बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आंसू बन निकले और दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन तुम ये सब नहीं जानते। वो सारी रातें और वो सारी लड़ाइयाँ जो मेरे भीतर चलती रहीं, मेरे मन में 1000 बार मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस इतना ही गा सका।